मॉर्निंग सर। बैठिए। थैंक यू। बालूराम, आप कहाँ से हैं प्रॉपर? सर मैं अजमेर ज़िले से हूँ। अजमेर ज़िले से। अजमेर ज़िले से हैं। अजमेर ज़िले में कौन से गांव से हैं? सर मेरे तहसील अराई पड़ती है और गांव छोटा लंबा है। गांव छोटा लंबा है। हाँ। तो आप ये चाहे तो मास्क हटा सकते हैं। हाँ, आप चाहें तो मास्क हटा सकते हैं। अराई, अराई का नाम मतलब किस परिप्रेक्ष्य में अराई रखा हुआ है? कोई इसके पीछे लॉजिक है या आप सुनते आ रहे हैं बस ये? सर स्टार्टिंग में इसका नाम अहिचित्रपुर हुआ करता था। यहाँ किसी राजा का शासन था, तो वहाँ से इसका नाम अराई पड़ा है सर। धीरे धीरे नाम चेंज होते होते अराई पड़ा है। ओके। अजमेर से हैं आप प्रॉपर? हाँ। वैसे तो अजमेर तो शिक्षा के क्षेत्र में या ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी पुराना शहर रहा है। हाँ सर। क्या स्पेशल है अजमेर के बारे में, कुछ बताइए। सर अजमेर के बारे में स्पेशल देखें तो राजस्थान के जो भी ज़्यादातर कार्यालय हैं अजमेर में स्थित है। ये एक राजस्थान के हृदय के रूप में विकसित किया गया सिटी है। यदि अपन प्राचीन काल की बात करें तो ये एक मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। मुगल शासन काल में भी इसका बहुत महत्व था सर। इसके अलावा यहाँ ब्रिटिश काल में सैनिक छावनियाँ भी हुआ करती थी। अभी वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान कर बोर्ड, राजस्थान लोक सेवा आयोग, इनके सभी कार्यालय अजमेर में है। और कुछ स्पेशल प्रसिद्ध भी है क्या, धार्मिक जगह भी अजमेर? सर इसमें पुष्कर नाम की कोई सिटी है जो धार्मिक नगरी के रूप में विशेष है। यहाँ विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। बालूराम, आप ये बताएं कि आपकी पहली प्रेफरेंस पीडब्ल्यूडी है? हाँ सर। क्यों? सर मेरी पहले मैं वर्तमान में सर एसएससी में सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में हूँ। मेरा सिलेक्शन हुआ सर, लेकिन अभी मेरे को नियुक्ति नहीं दी। वो मेरा सर सीपीडब्ल्यूडी सेंटर का है, इसीलिए मैं स्टेट में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूँ। इसके अलावा सर वहाँ तो ज्वाइनिंग आई नहीं, तो उससे क्या रिलेशन है इसका? सर मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस में भी उसमें भी सीपीडब्ल्यूडी था। इसके अलावा सर हम अपन देखें तो सिविल इंजीनियरिंग का जो डायरेक्ट एप्लीकेशन अपन पीडब्ल्यूडी कार्यों में देख पाते हैं सर। ओके, इसमें सिविल इंजीनियरिंग नहीं है पीएचडी में, डब्ल्यूआरडी में? तो सर जैसे बेसिक सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, वो उनका बेसिक एप्लीकेशन डायरेक्टली अपने को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में दिखता है सर। यदि अपन पीएचडी डिपार्टमेंट की इनकी बात करें तो ये सर कोर सब्जेक्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन है तो सिविल इंजीनियरिंग का हिस्सा सर। नहीं, डब्ल्यूआरडी मिल गया तो ज्वाइन करूँगा सर डब्ल्यूआरडी। मन से नहीं करोगे बात? नहीं सर, डिपार्टमेंट प्रेफरेंस मांगिए तो अपनी प्रेफरेंस के अनुसार पीडब्ल्यूडी फर्स्ट। गुड। आपने इंजीनियरिंग कहाँ से करी, कौन से कॉलेज से करी है? सर मैंने स्टेनी मेमोरियल कॉलेज जो फागी में पड़ता है। ओके, वहाँ से करी है आपने। हाँ सर। तो वहाँ डेली जाना होता था कॉलेज? हाँ सर। आपके बीटेक का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या था? सर मेरा बीटेक का फाइनल प्रोजेक्ट मेजर तो था स्लो एंड फिल्टर पर वर्क किया था सर। हम 4 लड़के मिलकर स्लो एंड फिल्टर पर वर्क किया था, और माइनर था लिक्विडिफिकेशन ऑफ सॉइल। ओके, इंटर्नशिप कहाँ करी थी आपने? इंटर्नशिप मैंने सर पीएचडी डिपार्टमेंट गंगापुर सिटी से की थी। गंगापुर सिटी में जहाँ जाते थे? हाँ डेली? डेली तो नहीं गया सर, 15 दिन में एक बार? तक गया। 15-16 दिन तक गया था सर। नहीं, 15-16 दिन डेली लगातार या 15 दिन में एक बार? 15-16 दिन कंटिन्यू गया था सर। तो वहाँ क्या सीखा आपने? सर वो पंप पे वर्क करते थे, किस पंप को किस जगह अलाउ करना है, इसके अलावा कब कौन से पंप को खोलना है, वो बताया। तो आपका तो पसंद में नहीं था पीएचडी, फिर वहाँ पीएचडी में इंटर्नशिप कैसे करी? सर पीडब्ल्यूडी में कहीं करते? मैं पहले पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में गया था सर इंटर्नशिप के लिए, लेकिन वहाँ जगह न होने के कारण फिर पीएचडी में। आप में से क्या विशेषता है कि आपको सेलेक्ट कर लिया जाए आरपीएससी के लिए? सर मेरे हिसाब से किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आने के लिए व्यक्ति को 2 एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड होना चाहिए। जैसे एटीट्यूड की बात करें तो ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, और एप्टीट्यूड की बात करें तो लर्निंग कैपेसिटी, डिसीजन। इंटीग्रिटी क्या होता है ये? इंटीग्रिटी सर जैसे अपन किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो अपने नीचे के वर्कर को एक साथ लेकर चलना इंटीग्रिटी है। उनको उनकी प्रेफरेंस दे, उनको उनका भी राय ले किसी मुद्दे पे सर। आप ये बताएं कि आपकी ऑलरेडी जॉब लग चुकी है? हाँ सीपीडब्ल्यूडी में? हाँ सर। और आप उसको छोड़ेंगे? हाँ सर। आरपीएससी में आएंगे? हाँ सर। क्यों? सर तो आप हम वो एक सीट उधर खराब करेंगे, फिर इधर आरपीएससी में आएंगे, फिर यहाँ से कोई सिलेक्शन हो जाएगा, फिर चले जाएंगे। वहाँ से यहाँ आना क्यों चाहते हैं? जब एक गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है तो दूसरी के लिए
प्रयास क्यों? सर पहला रीज़न तो ये कि ये जो आरपीसी है ये ना 2018 की वैकेंसी है, तब से चल रही है अभी प्रोसेस में। और ये सीपीडब्ल्यूडी भी 2018 की है, दोनों पेपर दिए थे सर मैंने। इसके अलावा ये अभी आरपीसी एई वाली वो हायर पोस्ट पे है सर। तो मैं उसमें क्या पद है आपका? 4200 जूनियर इंजीनियर सर। ओके, यहाँ पे AN बनेंगे हाँ आप। सर। क्या क्या काम करना पड़ता है AN को? आईएन को सर, सॉरी सर इसके बारे में जानना। नहीं पता? एक बिल्डिंग बनानी है ना? हाँ सर। कोई क्लाइंट है वो कह रहा है कि यार सर एक बिल्डिंग बनानी है आपसे, हाँ सर। एज ए सिविल इंजीनियर आपसे राय ले रहा है, हाँ सर। तो आपका क्या फ्लो चार्ट रहेगा? कैसे आप उस बिल्डिंग को बनाने के लिए उसको ज्ञान देंगे या नॉलेज देंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये फ्लो है? सर सबसे पहले तो उसमें होगी प्लानिंग। प्लानिंग में जैसे कि लोकेशन डिसाइड करना, उसके अलावा फिर उसके बाद में डिजाइनिंग, जैसे स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर इंजन को प्रिपेयर करके डिजाइनिंग करवाएगा, फिर कंस्ट्रक्शन फेस आएगा सर। इन डेप्थ बताओ ना, ये तो कोई बता देगा, कोई भी सामान्य आदमी बताएगा पहले प्लानिंग होगा फिर ये होगा फिर ये होगा। सिविल के हिसाब से डेप्थ चेक कर रहा हूँ मैं आपकी। सर तो प्लानिंग में जैसे कि लोकेशन, पहला लोकेशन डिसाइड कर ली किस जगह बनाना है, फिर उसके बाद में सर उस पर डिजाइनिंग का काम आएगा। डिजाइन में आर्किटेक्चर आएगा पहले, फिर एस्टीमेट बनाया जाएगा। एस्टीमेट के बाद में मटेरियल अवेलेबिलिटी देखी जाएगी। पापा क्या करते हैं आपके? सर फार्मर है। अभी किसान अमेंडमेंट बिल आया था ना, कृषि हाँ। अमेंडमेंट बिल, हाँ क्या था सर। उसमें? सर उसमें 3 नए कृषि बिल लाए गए थे। पहला था सर फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड बिल, दूसरा फार्मर एम्पावरमेंट एंड एग्रीमेंट प्राइस इंश्योरेंस एक्ट, तीसरा सर्विस बिल एंड आप कॉमोडिटी। मानते हैं सब सही थे? सर मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट ने ये सही किया था जहाँ से लगाया गया। तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? विरोध सर कुछ इसमें पॉलिटिक्स भी है, उसके अलावा जहाँ तक आज इन बिलों को लेकर समस्या खड़ी हुई है वो लोगों की समझ पे भी डिपेंड करता है सर। लोगों का मन बना हुआ है कि जो नए 3 बिल लाए हैं उनकी वजह से कृषि मंडियाँ बर्बाद हो जाएगी, कृषि क्षेत्र कॉरपोरेट घराने के हाथ में चला जाएगा, तो इस वजह से सर वो विरोध कर रहे हैं इसका। अभी कोरोना के समय एक बहुत अच्छी योजना बहुत पॉपुलर हुई, हाँ सर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। यस सर। क्या है ये योजना? सर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना ये राजस्थान सरकार की बामासा योजना और केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना का एकीकृत रूप है। इसकी जो ये इफेक्ट में 1 मई 2021 से आई है सर। इसमें जो राज्य के नागरिकों को 5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य सबको बीमा, या कोई बार है आर्थिक रूप से? जो राज्य अधिनियम सुरक्षा अधिनियम, राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र थे, उसके अलावा लघु और सीमांत परिवार इसके। तो एक जिसकी इनकम 8 लाख से ऊपर है, जो समृद्ध, वो नहीं कर सकता? नहीं सर, वो उनके लिए प्रीमियम भरना पड़ेगा 800 रुपये पर साल। हाँ, प्रीमियम तो भरना पड़ेगा, लेकिन है क्या? मैं योजना की बात कर रहा हूँ। 5 लाख का बीमा मिलेगा या नहीं मिलेगा उनको? 5 लाख का प्रीमियम भरने के बाद मिलेगा सर। हर सालाना 800 रुपये प्रीमियम भरो फिर। तो योजना तो सबके लिए है ना? हाँ सर, नागरिकों के लिए, आम नागरिक। आपके सब्जेक्ट कौन कौन से फेवरेट हैं? सर मेरे सोल मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इरिगेशन। तो उसके बारे में बात करते हैं। सर पहला मेन रीज़न तो इंडिया की जियोग्राफिकल लोकेशन। इंडिया सब कॉन्टिनेंट कंट्री है सर। यहाँ जो रेनफॉल होती है वो मानसून पे डिपेंड करती है, जो कि इरेगुलर होती है। तो अपन रेनफॉल एक्सिस के टाइम वाटर को स्टोर कर लेते हैं, और जब जो क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार इरिगेशन अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, एक आपके पास कोर वाटरिंग होता है। कोर क्या- वाटरिंग। हाँ, क्या होता है ये? सर जब अपन क्रॉप्स उगाते हैं, सोइंग करते हैं फील्ड में, तो फ्यू सेंटीमीटर ग्रोथ होने के बाद में उसको जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो मैक्सिमम होती है उसके इंटायर बेस पीरियड में। तो उसी जो मैक्सिमम वाटर रिक्वायरमेंट होती है क्रॉप्स को, उसको कोर वाटरिंग कहते हैं सर। आपके पास जब हम इरिगेशन पढ़ते हैं तो नंबर्स ऑफ एफिशिएंसी हम डिस्कस करते हैं वहाँ पर, हाँ सर। है ना? हाँ सर। तो कौन सी एफिशिएंसी है जिसके लिए कैनाल को डिजाइन किया जाता है? केनाल के लिए सर वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी एंड वाटर कन्वेंशन एफिशिएंसी के लिए डिजाइन किया जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या होता है इनमें?
सर वाटर कन्वेंसेंस एफिशिएंसी तो अपने को रिप्रेजेंट करेगी कि कितना सीपेज एंड इवोपरेशन लॉसेज हुआ है। ये रेशियो होता है कि कितना वाटर अपने फील्ड में पहुंचा डिवाइडेड बाय कितना वाटर अपने कैनाल में डाइवर्ट किया है। और एप्लीकेशन में वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी भी ये रन ऑफ लॉसेज को रिप्रेजेंट करती है। इट इज़ द रेशियो ऑफ वाटर रिच इन द रूट जोन टू द वाटर अप्लाइड इन द फील्ड। अच्छा, और कुछ रिक्वायरमेंट भी होती है वाटर की अलग अलग जो हमने पढ़ते हैं, एफिशिएंसी अलग होती है, रिक्वायरमेंट अलग पढ़ते हैं। तो अब कैनाल को मैं किस रिक्वायरमेंट पे डिजाइन करूँगा? सर कैनाल को तो मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज के लिए डिजाइन करना पड़ेगा अपने। नहीं, वो अपने पढ़ते ना कि नेट होता है, ग्रोस होता है, फील्ड होता है, कन हाँ पढ़ा सर। होगा, तो उन रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ। तो एक मिनट सर, ग्रोस रिक्वायरमेंट के लिए डिजाइन करना पड़ेगा। क्या क्या चीज़ों का सम होता है उसके अंदर, वाटर रिक्वायरमेंट के अंदर? ग्रोस रिक्वायरमेंट यस, ग्रोस रिक्वायरमेंट। सर उसके अंदर नेट कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर बाय द क्रॉप्स, कितना क्रॉप्स यूज कर रही है, उसके अलावा जो इवोपरेशन होगा अपना उसका, सीपेज का, रन ऑफ लॉसेज का। कुछ फॉर्मूला है इसका फाइंड करने का जो हमने पढ़ा था? ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। यस यस, यस सर, फील्ड इरिगेशन डिवाइडेड बाय वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। एप्लीकेशन है कन्वे? एप्लीकेशन है, श्योर नहीं? नहीं सर सॉरी, कन्वेंस एफिशिएंसी। आप श्योर हैं कि कन्वेंस? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। अच्छा, ड्यूटी में क्या डिफरेंस है? ड्यूटी क्या होता है? ड्यूटी होता है कि सर एरिया ऑफ लैंड इन द हेक्टेयर विच कैन बी इरिगेटेड इफ 1 क्यूमेक डिस्चार्ज अवेलेबल थ्रू आउट द बेस पीरियड ऑफ द क्रॉप्स। सभी क्रॉप्स का सेम होता है या क्रॉप्स पे डिपेंड करता है सर, अलग अलग क्रॉप के लिए अलग। अलग अलग होता है? हाँ सर। किस क्रॉप का मैक्सिमम होता है बता सकते हैं क्या आप? सर ये मैक्सिमम होता है वीट का 120 सेंटीमीटर। सॉरी सर, ये डेल्टा बता रहा हूँ। सबसे मैक्सिमम वीट राइस का ही होगा सर, वीट एंड राइस। राइस का? हाँ wheat। राइस के लिए तो वाटर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है उसके डेप्थ में। तो पर आपने तो ये कहा है कि 1 मीटर क्यूब से मैं कितना एरिया इरिगेट कर सकता हूँ, वो तो डेप्थ में ज़्यादा जाएगा, तो कैसे हो पाएगा राइस में? सॉरी सर इनके बारे में। चलिए कोई बात नहीं। एक आपने दूसरा सब्जेक्ट बताया है सोम। हाँ सर। अच्छा, सोम और टोस ये दोनों सब्जेक्ट सिमिलर से ही लगते हैं हाँ सर। और दोनों को पढ़ाया अलग अलग जाता है। हाँ। इसके पीछे रीजन क्या, मतलब कि कुछ मेंबर अलग होते हैं या कुछ डिजाइनिंग अलग होती है? कुछ बताइए इसके बारे में। सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अपन जो रिजिड बॉडी होती है ना, डिफॉर्मेशन बॉडी, उसकी एनालिसिस करते हैं। उसमें जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन कितना है उनका एनालिसिस करेंगे। जबकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सर अपन जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो एप्लीकेशन थ्योरी पढ़ी थी उनका एप्लीकेशन करके स्ट्रक्चर में यूज करते हैं सर। ये मेंबर सेम ही होते हैं क्या दोनों जगह पर? मेंबर अलग अलग होते हैं, उसमें ट्रस फ्रेम आ जाती है सर स्ट्रक्चर में, ट्रस फ्रेम आर्चेज। और इसमें क्या आता है? इसमें डिफॉर्मेशन बॉडी आती है सर। डिफॉर्म बॉडी आती हाँ है। सर। अच्छा, बेंडिंग मोमेंट से अगर हम बात करें कि हम हर अलग अलग बीम के लिए अलग अलग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, हाँ सर। तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? हमारे पास क्यों ज़रूरत पड़ता है किसी स्ट्रक्चर का बेंडिंग मोमेंट हमें निकालने के लिए? सर बेंडिंग मोमेंट उसकी एक तरह से स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है कि अपन किस जगह तक कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराएं किसी भी स्ट्रक्चर में। जैसे कोई पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राप्लेक्सर आ गया तो वहाँ अपन रेनफोर्समेंट को कट ऑफ भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे इसीलिए। तो करना चाहिए ऐसे कहते हैं हाँ सर। आप कह रहे हैं कि वहाँ पे कट नहीं करना चाहिए? सर अपन जो डेली लाइफ में तो उसको कट ऑफ नहीं करते, आगे बढ़ा देते हैं। नहीं, वहाँ पे करना चाहिए, ऐसे प्रीफर माना जाता है। हाँ सर, थ्योरेटिकली तो यही माना गया है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राप्लेक्सर पे रेनफोर्स को कट ऑफ कर सकते हैं। नहीं, प्रैक्टिकल भी वहीं पे ही काटना चाहिए। जब आप फील्ड पे जाओगे, हाँ सर। जब आप कर्टेलमेंट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वहीं पे ही काटा जाता है। हाँ सर। प्रैक्टिकल भी और थ्योरेटिकल दोनों ही वहाँ पर होता है। ठीक। वो मैक्सिमम होता है जहाँ पे हम नहीं काटना चाहिए, हाँ सर। उसको इंक्रीज करते हैं। हाँ सर। आप आरसीसी की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि मैं सोम की बात कर रहा था, फिर आप स्विच कर गए आरसीसी पर। तो सर इसका एप्लीकेशन बेंडिंग मोमेंट का एप्लीकेशन अपने को आरसीसी में यूज होगा ना सर। क्या होता है कर्टेलमेंट? कर्टेलमेंट की जिस पॉइंट से अपन उसको रेनफोर्समेंट को कट ऑफ कर देते हैं उसके आगे अपने को रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है सर।
3 एप्लीकेशन होती है कर्टेनमेंट के लिए कि किस किस कंडीशन में कर्टेनमेंट करना चाहिए। हाँ सर। पहली कंडीशन, पहली कंडीशन है कि जिस लोकेशन पे अपन कट ऑफ कर रहे हैं उसमें बेंडिंग मोमेंट हाफ ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट से कम होना चाहिए सर। कम होना चाहिए। हाँ सर। अगर कम नहीं होगा तो कट ऑफ नहीं कर सकते सर। तो उसके लिए कुछ कंडीशन, उसके लिए सर फिर एक्चुअल कट ऑफ और थ्योरेटिकल कट ऑफ के पॉइंट के बीच में डिस्टेंस दी हुई है आईएस कोड ने सर। वो 12.5 होती है सर, 12 टाइम ऑफ डाया ऑफ बार एंड 1/6 ऑफ डेप्थ ऑफ बीम। इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसी को लेकर चलेंगे सर। किस बीम के लिए ये कंडीशन वैलिड नहीं है? सर ये कैंटिलीवर बीम के लिए वैलिड नहीं है। और सिंपली सपोर्टेड के लिए? सिंपली सपोर्टेड एंड कंटिन्यूस बीम के लिए वैलिड और फिक्स के लिए? है। फिक्स्ड के लिए भी वैलिड है सर। फ्रेम के लिए? फ्रेम तो अपन डिजाइन नहीं करते ना सर, फ्रेम में बीम ही आएगी मान ना। के चलो तो सर फ्रेम में जो दो पार्ट बनेंगे फ्रेम बीम से मिलकर ही तो बनेगा ये सर। 2 बीम अपने पास, जैसे अपने पास जहाँ पे जॉइंट आया फ्रेम के लिए, हाँ सर। तो वहाँ पर आपके पास क्या कर दोगे वहाँ नहीं, पर? जॉइंट पे नहीं कर सकते। जॉइंट पे तभी कट ऑफ कर सकते हैं कि सर यदि उसकी जिस पॉइंट से कट ऑफ कर रहे हैं उसके आगे वाली डिस्टेंस डेवलपमेंट लेंथ से ज़्यादा हो। डेवलपमेंट लेंथ या एंकरेज लेंथ? डेवलपमेंट लेंथ सर। पर एंकरेज लेंथ होता है फिक्स के अंदर, तो जहाँ पे अपने पास सपोर्ट के अंदर चल जाता है। डिफरेंस क्या होता है एंकरेज और डेवलपमेंट लेंथ में? डेवलपमेंट लेंथ और एंकरेज लेंथ में डिफरेंस यही है कि सर किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर में किसी रेनफोर्समेंट को कितना एम्बेडेड करे कि उसमें फुली टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो जाए। किसका बताया आपने? एंकरेज का? डेवलपमेंट लेंथ का। डेवलपमेंट लेंथ का। और किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर में किसी रेनफोर्समेंट को कितना एम्बेडेड करे कि उसमें प्रॉपर बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप हो जाए, तो वो एंकरेज लेंथ है। अच्छा, एक अपने पास फ्लेक्सर बॉन्ड और होता है, जैसे हम एंकरेज बॉन्ड की बात हाँ। कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए। सर फ्लेक्सर बॉन्ड स्ट्रेस आती है सर ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट। एंकरेज में बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन नहीं होता? होता है सर। फिर आपने वहाँ पे बताया नहीं है पॉइंट। सॉरी सर। ठीक है, चलिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कुछ बताइए। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि अपन बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी स्ट्रक्चर की इनडायरेक्टली स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, कितने लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है उसकी। ये कुछ फिजिकल मीनिंग बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। फिजिकल मीनिंग ये है कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ट्विस्टिंग, किसी भी स्ट्रक्चर का ट्विस्टिंग के अगेंस्ट कितना रेजिस्टेंस है वो तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा सर। यदि किसी भी रेजिस्टेंस का बेंडिंग के अगेंस्ट में कितना रेजिस्टेंस है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैंटिलीवर बीम का प्रैक्टिकल लाइफ में कोई एग्जांपल है क्या आपके पास? कैंटिलीवर का सर ये बस स्टॉप बने होते हैं ना, तो बस स्टॉप की जो रूप होती है सर वो कैंटिलीवर है। और जो अपने घरों में बीम होती है वो कौन से लोड पे काम करता है? सर ओल्ड टाइम में तो लोड बीरिंग स्ट्रक्चर हुआ करती थी, अब फ्रेम स्ट्रक्चर है जिसमें। नहीं, आपके घर में जो बीम है हाँ सर। उस पे कौन सा टाइप का लोड लग रहा है? सर बीम में कंप्रेसिव फोर्स भी आएगा, टेंसाइल नहीं, फोर्स। मैं लोड की बात कर रहा हूँ। कौन सा लोड लग रहा है? सपोज यहाँ पे एक बीम होता, हाँ सर। ये फ्रेम बन गया इसलिए बीम नहीं नज़र आ रहा है, एक बीम होता हाँ, तो उस पर कौन से टाइप का लोड लग रहा है? कंप्रेशन लोड ही होगा सर, पॉइंट लोड ऐसा कुछ? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हाँ, सर। तो इस तरह से बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो ये जो बीम है हाँ सर। उसका डेप्थ ज़्यादा होता है या विड्थ ज़्यादा होता है? सपोज करते हैं ये बीम इस तरह से लगा हुआ है, हाँ सर। तो ये डेप्थ ज़्यादा होगा या ये विड्थ ज़्यादा होगा? विड्थ ज़्यादा होता है सर। और डेप्थ कम होता है? हाँ सर। ऐसा क्यों? सर एक तो सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट आ जाती है इसमें, यदि ज़्यादा डेप्थ देंगे तो डिफ्लेक्शन डिफॉर्मेशन ज़्यादा होंगे, तो सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई नहीं करेगी। दूसरा अनइकोनॉमिकल भी हो जाता है सर। इम्पैक्ट लोड के बारे में बताइए। इम्पैक्ट सर किसी भी स्ट्रक्चर पर सडनली लोड अप्लाई करते हैं तो वो इम्पैक्ट जनरेट करता है उसमें। इम्पैक्ट लोड और सडन लोड में कुछ अंतर है? इम्पैक्ट लोड
तो इसमें 2 केस आ जाते हैं सर इम्पैक्ट लोड में। ये यदि किसी भी स्ट्रक्चर को जैसे किसी हाइट से सडनली गिराया गया या हाइट से नहीं सडनली किसी भी स्ट्रक्चर पर कोई लोड रखा गया, तो यही है सर इम्पैक्ट। अच्छा ठीक है सर। थैंक यू सर। हमने नहीं दे दिया आपका इंटरव्यू खत्म हो गया। हाँ, फीडबैक दे देते हैं। हाँ सर। आपका शायद ये फर्स्ट इंटरव्यू है वैसे। हाँ सर। आपका एचआर तो ठीक था, जैसे आपने अदाई और अजमेर वगैरह के बारे में भी ठीक बताया, लेकिन कुछ जगह आपको थोड़ा इंप्रूव करने की, कॉन्फिडेंस अभी भी बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत डाउन है। हाँ सर। है ना? हाँ। मतलब ऐसा डर लग रहा है, नर्वस से ले शुरू में जब आए तो थोड़ा सा लग रहा है नर्वस से फील होती है। अच्छा, अजमेर के बारे में सर ने जब धार्मिक जगह पूछा तो आपने पुष्कर बताया और ख्वाजा गरीब साहब का नहीं बताया, वो भी तो हैं। हाँ सर। क्यों नहीं बताया आपने? मिस हो गई थी सर। ठीक है, अच्छा। कोई बात नहीं। लेकिन आपको बॉडी लैंग्वेज जो है ना अभी डर है। हाँ सर। डर किसका है? एक नौकरी लग चुकी है हाँ सर। तो डर किसका है? आपको खुश होकर बैठना है, खुश होकर कि मैं पॉजिटिव ऐसे वो होता है। हाँ, तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी नजर नहीं है। पहले से गवर्नमेंट जो बात में नहीं मिला तो क्या कोई दिक्कत नहीं है भाई, मिलेगी नहीं, जो होना है वो तो निश्चित है। हाँ। अपन तो अपनी तरफ से बेस्ट देना इंटरव्यू। हाँ सर। तो आप बेस्ट देने के लिए थोड़ा बॉडी लैंग्वेज को ठीक करो, डरो मत। ठीक है। आप में नॉलेज है और चीज़ें आप आंसर दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? उसको थोड़ा सा आप ठीक करो। ठीक है। पीडब्ल्यूडी के बारे में मैंने पूछा क्यों चाहिए पीडब्ल्यूडी, आपने कहा कि पहले से ही पीडब्ल्यूडी मिला है, ये रीजन नहीं होता ना? हाँ सर। रीजन ये बताओ कि भाई मुझे इसमें वर्क ऑफ स्कोप ज़्यादा है, मैंने कई लोगों से फीडबैक लिया तो उन्होंने कहा था कि इसमें काम करने का मौका ज़्यादा मिलेगा। इसलिए ये नहीं कि मेरे को पहले से पीडब्ल्यूडी मिला, पहले क्या मिला है उससे नहीं क्या मिलेगा, उससे क्या रिलेशन? ठीक है। काम किया हो तो आप कैसे हाँ, आप वहाँ जॉब कर रहे होते। उसको मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, इसलिए मैंने आपके पास हाँ, अगर आपको साल भर वर्क एक्सपीरियंस हो जाता ना तो हाँ। आप कर सकते थे कि मेरा वो काम कहीं यहाँ, एप्लीकेशन। अब अभी तो ज्वाइन ही नहीं हुआ है, वहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पे पीडब्ल्यूडी उसके उससे संदर्भ करना, उससे जोड़ना तो काम। ठीक। तो आपको चीज़ ध्यान रखनी। बाकी टेक्निकल में सब बताएंगे, टेक्निकल कैसा था सर इनका? हाँ ओके था, बट आपको थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लो, ठीक है? ठीक है। और थोड़ा जो बेसिक टर्म्स उनको थोड़ा सा और अच्छे से कर लीजिए। ऐसा थोड़ा सा भी जो कन्फ्यूजन था ना कि आपको कोई भी उलझाना चाहे तो आप उलझ रहे हो, हाँ। वो नहीं रखना है, बिल्कुल श्योर सटीक आंसर इस तरीके से। करंट अफेयर्स भी ओके था तुम्हारा, ठीक था वैसे, तो हम तुम्हें अच्छे से दिए। ठीक। टेक्निकल को रिवाइज करो। हाँ, टेक्निकल थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और ये ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का आंसर दो आप, ठीक है सर। ठीक है? गलत मत देना, हाँ, जो नहीं आता आ रहा है तो sorry। आप बता दीजिए कि सर नहीं आ रहा है, ठीक है? इंटरव्यू आपके सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस नहीं करता है, आप ये देखा जाता है कि आप कैसे आंसर दे रहे हो या जो नहीं आ रहा है उसको कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हो, ये सब चीज़ें होती हैं इंटरव्यू में, ठीक है? थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए आप अपना और खुल के बोलिए। ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं दोस्तों से भी धीरे धीरे या फिर नहीं सर। ऐसे ही बात करते हैं? हाँ सर। थोड़ा घर पे भी प्रैक्टिस करिए खुल के बोलने का, ठीक है? मैंने पूछा था आपसे कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो जब ऑलरेडी आपके पास जॉब है, तो आप जस्टिफाई आंसर नहीं दे पाएंगे। तो बोलो ना कि गेजेटेड ऑफिसर की जॉब है, वो जेईएन है, ये ईएन, आप बोल ही रहे थे, 3-4 पॉइंट बनाओ उसके ठीक। कि ये गेजेटेड ऑफिसर की जॉब है, राजस्थान की सबसे प्रेस्टिजियस जॉब है, यहाँ जेईएन है सर, वहाँ प्रमोशन से कर करना साल देंगे, यहाँ से एएन की जॉब मिलेगी, तो ये क्वेश्चन आप पूछा जाएगा कि आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में क्यों छोड़ रहे हो, ठीक। तो इसको जस्टिफाई करना आपको आना चाहिए। गजेटेड ऑफिसर की जॉब है, अंतिम व्यक्ति स्टेट की जॉब, होम स्टेट की जॉब है, अंतिम व्यक्ति तक पहुँच के काम कर सकता हूँ, अच्छी सैलरी है, सब बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप अच्छे से मैनेज करके बोल सकते हो। ठीक भाई ध्यान हर कोई चाहता है कि उसकी ग्रोथ हो, तो और आगे एक बात ये भी रखना है कि आपको क्वेश्चन मिलते ही तुरंत आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन मिले आप थोड़ा सा खुद विचार कर लो कि ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मुझे क्या आंसर देना है, ठीक है ना? ठीक है। तो मतलब थोड़े सेकंड का आप पॉज ले सकते हो, ऐसा नहीं कुछ भी पूछा गया आपसे तुरंत बोलना शुरू कर दिए, ठीक है? और इसको रीजनिंग से भी आप जोड़ सकते हो। सपोज आपको इंटरव्यू ने प्लान किया है कि 20 मिनट आपसे बात करनी है, हाँ। तो थोड़ा रुक रुक के बोलोगे तो उनके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कम आएंगे, ठीक है? तो ये सब चीज़ें भी सोच के आपको चलना है, भी आपके बाहर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। Okay, thank you sir. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.